और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नई क्लास में। तो साथियों, आज की हम क्लास में राज्य व्यवस्था की बात करने वाले हैं। राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षा में बिहार दरोगा, बिहार चालक परीक्षा और बिहार मध्य निषेध की पुलिस में काफ़ी संभावनाएं हैं आने की। तो जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि इसमें हम लगभग 450 से 500 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक क्लास को अटेंड कीजिएगा और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया था। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया था। भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल गृह मामलों सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मामला सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कृषि एवं खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कानूनी मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 14 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुई थी। जिसका अध्यक्ष एवं वायसराय वेवेल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में 13 सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो लियाकत अली ने संभाला था। वित्त मंत्रालय किसने संभाला था? लियाकत अली ने संभाला था। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वेवेल तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष सहित अंतरिम सरकार में 13 सदस्य थे। वित्त मंत्रालय का कार्यभार लियाकत अली खान के पास था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय थे। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? पहला कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? B.N. राव को नियुक्त किया गया था।
संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानून या संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था, नियुक्ति किया गया तथा संविधान सभा द्वारा विश्व में लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज या मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार थे? मुख्य प्रारूपकार थे S.N. मुखर्जी थे। कौन थे? S.N. मुखर्जी थे। S.N. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी, S.N. मुखर्जी थे। संविधान के दस्तावेज या मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार S.N. मुखर्जी थे। S.N. मुखर्जी। संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। कानूनी या संवैधानिक सलाहकार जो है B.N. राव थे। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? प्रथम 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्षा के नाम से जाना जाता है। जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्षा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो B.N. राव नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो B.N. राव नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो B.N. राव। संविधान के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। सैयद मोहम्मद एम. माधव राव B.L. मित्र के स्थान पर आए थे। टी.टी. कृष्णस्वामी अय्यर D.P. खेतान के स्थान पर आए थे। टी.टी. कृष्णमाचारी थे। निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन बने थे। मद्रास से अम्मू स्वामीनाथन बने थे। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचित क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों पर बात की थी। स्वतंत्र भारत के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा के सदस्य चुनी गई थी। 1952 में लोकसभा और 1954 में राज्यसभा के सदस्य चुनी गई थी। हंस जीवराव मेहता बम्बई से थे। बम्बई से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से थे। संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप या मसौदा समिति की बात करें तो समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था? 1947 में।
1947 में किया गया था। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1946 ईस्वी को संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका पूरा सपना देखा था। यह सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। वर्ष 1929 ईस्वी से 1944 तक इन्होंने मद्रास राज्य के लिए एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला तथा अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 में किया गया था। 14 से 30 अगस्त 1947 में किया गया था। 14 से 30 अगस्त 1947 में किया गया था। 14 से 30 अगस्त 1947 में किया गया था। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे जिनके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। पाँचवां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया स्वीकृत किया गया या अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति के उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? सर्वसम्मति कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया जिसे संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकृत कर लिया और संविधान सभा ने उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हो गया। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 28 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सदस्य ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 26 नवंबर 1949 को किया था। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ 8 थी। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं।
12 अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। किसी देश के राजतंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तब संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। संविधान होता है, यह संविधान के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इनने के रूप में कार्य किया था। यह क्या था? भारत के अस्थायी संसद के रूप में भारत के अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। सन 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने भारतीय अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में अस्तित्व में आया था। भारत के नए संविधान के तहत 1951 से 52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को से 26 फरवरी 1952 तक चला था। 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया था। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आवास समिति का पटाभी सीतारामैया थे। आवास समिति का अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया थे। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपस्थिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकारों की उपस्थिति के जेबी कृपलानी थे। संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें से मौलिक अधिकारों की उपस्थिति उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारामैया थे। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारामैया थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष कहा जाता है में हुई थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने अनेक समिति नियुक्त की थी, जिसे एक आवाज समिति थी, जिसके अध्यक्ष बी पटाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। मूल अधिकार संबंधित उप समिति जेबी कृपलानी थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति बी एन राव बी.वी. ठक्कर थे। अलादीन कृष्ण स्वामी भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अलादीन कृष्ण स्वामी प्रत्यक्ष पत्र समिति थे। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थे। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई? मार्शल लॉ जो यूके के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया। पंचवर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर रूस के संविधान से लिया गया। संसदीय सरकार कानून का शासन आदि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया। उपराष्ट्रपति का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया।
अमेरिका के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, प्रस्तावना या उद्देशिका, यह सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन या यूके, ब्रिटेन से संसद शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। जर्मनी वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। पूर्व सोवियत संघ रूस यूएसएसआर, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है। ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था? सोवियत संघ रूस। मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में शामिल किए मौलिक कर्तव्यों को भी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ही लिया गया। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से लिया गया? समवर्ती सूची कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, तो कनाडा के पास। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में व्याख्यात प्राप्त व्यक्तियों का मनोनीत करना। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? कौन सा उपबंध कनाडा के उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय युक्त सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से लिया प्रस्तावना जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अमेरिका मौलिक अधिकार प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, सब अमेरिका के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन से संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का शासन संसदीय विशेषाधिकार है। भारत के संविधान में किसी देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई। चीन के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों को अवलोकन किया। जो उनकी अच्छी बातें थी उनको निश्चयकोश ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पारा। चीन के संविधान से कोई भी स्रोत नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात
ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, द्विसदन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया। निलंबन का मतलब होता है आपातकाल के दौरान आपके मूल अधिकार कोई हनन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से मूल अधिकार नहीं लिया गया। मूल अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार के प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि द्विसदनीय पद्धति, विधि शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल न्यायिक प्रणाली सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यूके। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतंत्र की सरकार है। इसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समयवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान संशोधन और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 20 व अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति भारत के संसद को दी गई। संविधान संशोधन के प्रावधानों को दक्षिणी अमेरिका के संविधान से लिया गया। सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का नाम मध्य मंडल के उस स्थान से लिया गया है जहाँ की इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में किया जाता है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उसके देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बिल्कुल सही है। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान विश्व में क्या है? मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? केंद्र द्वारा राज्यपाल की किस विशेषता से संबंधित है? एकात्मक प्रणाली से संबंधित है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल तथा एक चुनाव आयोग, ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारत की राष्ट्रपति व्यवस्था, दोहरी नागरिकता सबसे लंबा लिखित संविधान है।
भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। एकल नागरिकता है। सरकार एक संसदीय स्वरूप है। कानून का शासन है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। सार्वभौमिक व्यवस्था मत अधिकार है। सार्वभौमिक विशेषता मत अधिकार है। भारतीय ध्वज सहित के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर केसरी, मध्य में सफेद तथा नीचे हरे रंग 3 क्षैतिज पेटियां होती है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? किस दिन राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भरता का प्रतीक है। इसके फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था। संविधान सभा जनवरी 1947 संविधान सभा का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 1950 में संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की गायन अवधि 52 सेकेंड होती है। 52 सेकेंड होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें अंगीकृत थी? कितनी स्वतंत्र देशी रियासतें थी? तो यदि 562। स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 देशी रियासतें थीं। इन रियासतों को एकीकरण की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? किन महान आदर्शों का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा आस्था और उपासना का है? संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का उल्लेख है। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। वितरित का उल्लेख नहीं किया गया। वितरित का उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता? गणराज्य शब्द से पहले संघीय नहीं आता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए ये सभी शब्द गणराज्य से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान में की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को
संहिता किया गया था, संहिता किया गया था तो प्रस्तावना में किया गया था, प्रस्तावना में किया गया। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की रचना को प्रस्तावना में चिह्नित किया गया था, प्रस्तावना में चिह्नित किया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। प्रस्तावना में शामिल शब्द संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? किसी व्यक्ति की गरिमा की बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है कि विशेष अधिकार का अभाव? विशेष अधिकार का अभाव समानता का। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का पद अर्थ विशेष अधिकार का अभाव है। समानता का अर्थ समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना प्रस्ताव में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। संप्रभुत्व भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी राष्ट्रकूट के अधीन नहीं है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। राजनीतिक कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था। संविधान सभा में पेश किया था। संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी ने वर्णित किया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मनिर्भर कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने किया था। ठाकुरदास भार्गव ने किया था। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के नीति निर्देश तक प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक 4 संघ और राज्य उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य में के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है और 2 वर्तमान राज्य के नामों में वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन से नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करता है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं व नाम परिवर्तन की संसद की शक्ति है। भारत की नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1955 में। भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 2
अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत निम्नलिखित में कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया? देशीकरण द्वारा नागरिकता, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, यही एक गलत है। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के नागरिकता ग्रहण करने की 5 प्रकार के विभाग: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 व अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में निहित है। भारत में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। भाग 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिकता न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंधित है? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 4 में संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने वाले कानून नहीं समझे जाएंगे। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का बारे में है। अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? देश की नागरिकता के साथ साथ वह वहाँ के उस संगठन राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता या पैदा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अमेरिका की दोहरी नागरिकता से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता है के साथ वह उस संगठन राज्य की नागरिकता भी होती है जहां वह व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया गया। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं? स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 तक है। अनुच्छेद 19 से 20 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद
अनुच्छेद 23-24 धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 30-29 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। किस वर्ष 44वें संविधान 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में रखा गया था? 78वां संविधान संशोधन के द्वारा। 78वां संविधान संशोधन के द्वारा 78वां 1978 में संपत्ति का अधिकार 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार बना दिया। प्रथम संविधान संशोधन को 1951 में किया गया। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था जो 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार बन गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करता है तो वे किसी असंगत की सीमा तक शून्य हो गया? अनुच्छेद 13 में कहा गया। अनुच्छेद 13 में कहा गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समान समानता विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की विषय में अवसर की समानता। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य सबको परिभाषित किया जाता है क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार है। संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती है: सरकार कार्यकारी एवं विधेय अंगों को संघीय सरकार के रूप में क्रियान्वित करने वाली सरकार एवं भारतीय संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार एवं राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर निगम, जिला परिषद, वार्ड सदस्य इत्यादि, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक अथवा गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे ONGC, भेल, सेल इत्यादि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई अथवा एजेंसी को जो राज्य संस्था के रूप में कार्यरत हो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में परिभाषित की जाएगी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 13 में किया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 29 में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में मानव क्रय विक्रय, बेगार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? अनुच्छेद 15 के 2 कहता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 2 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि के प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 17 अपृष्ठता का अंत। अनुच्छेद 17 अपृष्ठता का अंत। अनुच्छेद 17 अपृष्ठता का अंत है। अपृष्ठता का अंत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के स्थान पर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। विभेद से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिक प्रावधान है। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? अवसरों की समानता 1916 में अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 के 1 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16 के में केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पदच्युत, वेतन, अवकाश, ग्रेच्युट पेंशन आदि में भी लागू होता है। अनुच्छेद 16 कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास तथा उद्भव वंशक्रम या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या किसी पद के संदर्भ में आपत्र नहीं होगा तथा उससे विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के 3 संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधित शर्तों को लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 16 के 2 का अपवाद है। अनुच्छेद 16 के 4 राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। वह वर्ग पिछड़ा हुआ हो, उस वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अनुच्छेद 16 के 5 में किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी अधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 16 के 6 राज्य को राज्य की नौकरियों में नियुक्त में पहले से ही आरक्षित वर्गों को छोड़कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अधिकार में संबंधित है। अनुच्छेद 17 अपृष्ठता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? समान अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में करता है। अनुच्छेद 16 में करता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 17 में अपृष्ठता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियाँ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 16 का 4। अनुच्छेद 16 का 4 करते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। निम्नलिखित में कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिया गया? अपृष्ठता का अंत।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अपरिष्टता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किए जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 35 संसद को अपरिष्टता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर अपरिष्टता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपरिष्टता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकामिद वैश्विष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से संबंधित उपाधि अनुच्छेद 18 के ए में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के ए के अनुसार सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 15 किसी जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण। भारतीय संविधान का कौन सा जो राज्य को उपाधि टाइटल प्रदान करने का से रोकता है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 के एक के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या मंदिर संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? 19 शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। भारतीय संविधान स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 19 के ए के सी में। अनुच्छेद 19 के ए के सी में। अनुच्छेद 19 के ए के ए में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 के बी में शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ए के सी में संगम संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के डी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए के ई भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के ए के जी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोई वृत्तीय उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता? अनुच्छेद 1 के जी में। अनुच्छेद 1 के जी में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और ना उसे दंड किया जाए? अनुच्छेद 20 के 2 कहता है। अनुच्छेद 20 के 2 कहता है। अनुच्छेद 20 के भूत लक्ष्मी दंडिक विधियों के संरक्षण। अनुच्छेद 2020 के 2 दोहरे दंड से संरक्षण और 3 में अपने ही विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण। सरकार भारतीय संविधान के लिए तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुसार जीवन को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में पुराने की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 21 की व्याख्या में श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया। संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बचाता या नहीं बचाता? अनुच्छेद 21 18 में उपाधियों के अंत 20 में वाक्य में अपराधी के लिए दोष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के में शिक्षा से संबंधित 2006 में इसको जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान द्वारा संविधान में एक नए अनुच्छेद 21 के क जोड़कर 14 से 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।